जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और जैसा कि हर सप्ताह आपके लिए मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ, तो पिछले सप्ताह मतलब अगस्त का सेकेंड वीक ये करंट अफेयर नहीं आया था, क्योंकि उस सप्ताह बहुत कम चीज़ें हुई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट मैं पिछले 15 डेज का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करूँगा, एमसीक्यू के थ्रू और कॉन्सेप्ट के थ्रू। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये हर मंडे को आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। अगर आप इवन यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये कवर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है रोहित कुमार बीएयू के नाम से। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप रोहिलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। उसके बाद चाहें तो आप मुझे अपने अपडेट्स के लिए फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करेंगे आंसर ऑफ द प्रीवियस वीक की। पिछले सप्ताह मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लखनऊ 49 किसका वेराइटी है। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था। सबसे पहले आंसर किया था गौरव आरव ने, जिन्होंने बहुत सही आंसर दिया था। उसके बाद आंसर किया था कर्मशील कुमार ने। उसके बाद फैज़ान अली ने, फैज़ान अली ने कुछ और ही बात बोली। खैर, उसके बाद आंसर किया था सालवी ने। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया और बहुत सही आंसर किया। लखनऊ 49 जो है वो गुआभा की वैरायटी है और बहुत अच्छी वैरायटी है। तो चलिए आगे बात करते हैं गुआभा के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानें कि गुआभा का इंडिया में क्या रैंकिंग है, मतलब कितने नंबर पे आता है। सबसे पहले गुआभा का जो साइंटिफिक नेम है वो सीडियम गुआजावा, और ये एक कॉमर्शियल फ्रूट है और इसका फोर्थ पोजीशन है इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स में। सबसे पहले तो है मैंगो, उसके बाद है बनाना, फिर है साइट्रस, उसके बाद गुआभा का पोजीशन आता है। तो ये एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। उसके बाद गुआभा जो है वो नेटिव है ट्रॉपिकल अमेरिका का, और ये इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी मतलब 17th सेंचुरी 1700। तो ये 1600 के बाद, 1600 के बाद इंट्रोड्यूस किया होगा। 1600 के बाद 17th सेंचुरी मतलब उस समय मुगलों का काल चल रहा था। और ऑन एन एवरेज जो इसका यील्ड है वो 25 टन्स ऑफ गुआभा देता है पर एकड़। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, तो देखिए कुछ साल पहले क्या था कि बिहार जो था वो आगे था, बट अभी जो महाराष्ट्र है वो आगे है। मतलब महाराष्ट्र में गुआभा की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और इसमें एरिया जो है 37,000 हेक्टेयर्स कवर किया हुआ है। उसके बाद है बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सेकेंड और थर्ड नंबर पे आते हैं। ये डेटा है एनएसबी का और ये 2001-2002 का है। मैंने पहले बताया कि पहले बिहार में सबसे ज़्यादा होता था, सेकेंड रैंक पे था महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र जो है फर्स्ट रैंक पे आ गया और सेकेंड जो है बिहार चला गया। तो ये था अबाउट गुआभा। और सबसे पहले जो मैंने बताया कि लखनऊ 49 जो है वो गुआभा की वैरायटी है। तो आइए देखते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी वैरायटी ज़्यादा ग्रो की जाती है। आंध्र प्रदेश का वैरायटी अगर देखें तो इलाहाबाद सफ़ेदा। ऑलरेडी इलाहाबाद सफ़ेदा बहुत सारे स्टेट्स में लगाए जाते हैं। मतलब ये अगर गुआभा की बात करें तो इलाहाबाद सफ़ेदा सबसे सक्सेसफुल वैरायटी है और ये हर जगह आपको मिल सकती है। उसके बाद है लखनऊ 49, फिर अनाकापल्ली, बनारसी, चित्तौड़, चित्तीदार, हफ्सी, सरदार। तो जितने भी वैरायटीज़ हैं उसमें से कुछ वैरायटीज़ आपको याद रखना है और ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कर्नाटका में फिर देखिए इलाहाबाद सफ़ेदा। झारखंड में दो वैरायटी सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, एक है L49 और दूसरा है इलाहाबाद सफ़ेदा। अगर आप जमशेदपुर जडारिस जाइएगा तो वहाँ पे आपको पूरा बागान मिलेगा, आपको ये पूरा बागान मिलेगा इलाहाबाद सफ़ेदा का, जो वहाँ से सेल भी होती है जमशेदपुर में। तो बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। ये लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप रोहिलॉजी को टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, वहाँ पे कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी घटना हुई है और ये हुई है बैरूत, लेबनान में। मतलब लेबनान का जो कैपिटल है वो बैरूत है। तो बैरूत में क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है जिसके कारण
पूरा बैरूत जो है वो बर्बाद हो गया है, मतलब 250 किलोमीटर तक उसकी वाइब्रेशन गई थी, जस्ट लाइक एन अर्थक्वेक। तो आपको बताना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि बैरत में ब्लास्ट हुआ और कितने सारे लॉसेस हुए। इससे रिलेटेड सबसे बड़ी चीज़ जो है वो किसके कारण ब्लास्ट हुआ और वो चीज़ क्या थी। वो सबको पता है कि वो अमोनियम नाइट्रेट के कारण इसका ब्लास्ट हुआ था। तो अमोनियम नाइट्रेट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तीनों स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है और तीनों स्टेटमेंट को एनालाइज करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट, दिस एक्सप्लोजन अकर्ड ड्यू टू अमोनियम नाइट्रेट, ये तो सबसे पहला स्टेटमेंट सही होगा। NH4NO3 इसका ये फार्मूला सही है कि नहीं है, यहाँ पे आकर अटकता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है, इट इज़ अ ब्राउन क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ आयंस ऑफ अमोनियम एंड नाइट्रेट, मतलब इसमें अमोनियम भी होता है और नाइट्रेट भी होता है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, अमोनियम नाइट्रेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर विथ NPK रेटिंग। NPK की इसकी रेटिंग क्या होगी, जैसे यूरिया की NPK रेटिंग होती है 4600, मतलब सिर्फ यूरिया है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन है। तो इसका जो रेटिंग है वो 3400 है, मतलब 34% नाइट्रोजन है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, तो ध्यान से सोचिए। चलिए एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे। ये जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, इसका फार्मूला भी NH4NO3 होता है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ये एक ब्राउन क्रिस्टलाइन नहीं, प्योर वाइट क्रिस्टलाइन होता है, प्योर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बाकी सही है, अमोनियम नाइट्रेट का इसमें आयन होता है। और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, 34% नाइट्रोजन इसमें होता है, जहाँ तक कि यूरिया में जो है इससे ज़्यादा होता है। तो करेक्ट ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है। तो कौन कौन सा सही है इसका, पहला और तीसरा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज़ 1 and 3 ओनली। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। देखिए एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ आयंस ऑफ अमोनियम एंड नाइट्रेट, इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूरिया भी सॉल्यूबल है और अमोनियम नाइट्रेट भी सॉल्यूबल है, और ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपी का मतलब होता है कि ये एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एब्जॉर्ब करता है तो ये थोड़ा गीला होने लगेगा, ढीला होने लगेगा, तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, उसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये सॉलिड होता है और ये हाइड्रेट्स नहीं बनाता, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इट डजंट फॉर्म हाइड्रेट्स। और ये फर्टिलाइज़र के रूप में, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के रूप में एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, मगर उससे ज़्यादा देखिए किन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है, उससे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है एक्सप्लोसिव कंपोनेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, माइनिंग में यूज़ किया जाता है, क्वेरिंग में यूज़ किया जाता है और सिविल कंस्ट्रक्शंस में यूज़ किया जाता है एक्सप्लोजन करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट था, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए अगला बात करते हैं। देखिए हुआ क्या है कि खरीफ की जो सोइंग हुई है इस बार पिछले बार से ज़्यादा हुई है, तो 8.54% इंक्रीज़ किया है। ये डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे मैं रिलेट करके क्या आपको बताना चाह रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेट करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खरीफ के कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं और रबी के कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, इसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि खरीफ के कौन कौन से क्रॉप्स हैं और रबी के कौन कौन से क्रॉप्स हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है पैडी, सोयाबीन, अरहर, सेसमम, फेनेल, क्या ये सारे खरीफ क्रॉप हैं? दूसरा है पैडी है, मेज़ है, यहाँ पे कॉमा छूट गया है, कॉटन है, ज्वार है, ग्राउंडनट है और ओट है। तो आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, ए सही है, बी सही है या दोनों सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है उसमें पैडी है, सोयाबीन है, अरहर है, सेसमम है, फेनेल है। उसके बाद पैडी है, मेज़ है, कॉटन है, ज्वार है, ग्राउंडनट है। तो देखिए पहले वाले में जो है वो सारा खरीफ है, मगर दूसरे वाले में क्या है, ओट जो है एक रबी क्रॉप है। तो दूसरा वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, मतलब बी नहीं होगा, तो ए होगा। ये ऑप्शन थोड़ा सा अलग टाइप से बन गया है, मगर मैं बस ये बताना चाह रहा था, इसका ऑप्शन ए होगा सही। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की। और मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो स्टेटस इंडिया में वो बहुत अच्छा है,
और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत काम भी हो रहा है, और अदर कंट्रीज़ में हम लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इसका देखेंगे, सारे स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड नाइन्थ इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा स्टेटमेंट, मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर फ्लैक्सीड्स, सीसमम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट्स, राइस एंड पल्सेस। मतलब इतनी सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, त्रिपुरा बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक। यह भी इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा जो है वो पूरे वर्ल्ड में फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट के नाम में पहले रैंक पे है, या फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है। तो ये पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि कौन सा सही आंसर हो सकता है। चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट देखेंगे जो बिल्कुल सही है। इंडिया जो रैंक फर्स्ट कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मर्स में, और नाइन्थ है इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब हमसे 8 कंट्रीज ऐसे हैं जो आगे हैं, जिसके कंट्रीज़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एरिया है वो ज़्यादा है, मतलब हमसे ज़्यादा है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, इतनी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट बिल्कुल कर रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट जो है, त्रिपुरा नहीं है इसका फर्स्ट स्टेट जो फुल्ली ऑर्गेनिक बना है, तो ये है सिक्किम। सिक्किम फर्स्ट स्टेट है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत होगा, मतलब ए और बी होगा सही। तो इसके लिए सही ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होना चाहिए, ए एंड बी बोथ, मतलब थर्ड ऑप्शन होगा सही। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक एंड स्टेट्स त्रिपुरा, मतलब त्रिपुरा और उत्तराखंड जो है सिमिलर टारगेट्स पे हैं, ये भी फुल्ली ऑर्गेनिक होने वाले हैं, मगर सबसे पहले सिक्किम हुआ था। विद एन एम ऑफ असिस्टिंग फार्मर्स टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इम्प्रूव रेन्यूमरेशंस ड्यू टू द प्रीमियम प्राइजेस, 2 डेडिकेटेड प्रोग्राम्स नेमली। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को असिस्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रोग्राम बहुत अच्छे शुरू किए हैं जो फुल्ली ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए डेडिकेटेड है। पहला जो है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, क्यों किया गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए इसलिए किया गया क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, हम लोग केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत अच्छा ट्रेंड है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। उन लोग नेचुरली, उन लोग के कल्चर में लाई करता है कि उन लोग बिना फर्टिलाइज़र, बिना केमिकल का यूज़ किए ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उनके कल्चर में, इसीलिए उसको और बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया वो परंपरागत कृषि विकास योजना, ये लॉन्च किया गया था दोनों 2015 में। तो ये किस चीज़ को इंकरेज करता है, ये इंकरेज करता है केमिकल फ्री फार्मिंग। अगर केमिकल फ्री फार्मिंग के बराबर में क्या लिखना चाहेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखना चाहेंगे। केमिकल फ्री फार्मिंग को ही तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो ये इतना काम हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं कृषि मेघ की। देखिए हाल फिलहाल में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बहुत अच्छा चीज़ लॉन्च किया है। वो अच्छी चीज़ क्या है, उन्होंने ये लॉन्च किया है कृषि मेघ। अब कृषि मेघ क्या है इसको जानते हैं। कृषि में एक डाटा रिकवरी सेंटर है ऑफ IARI, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, IARI के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको शुरू किया है। इसमें क्या है कि डेटा का कलेक्शन होगा। डेटा का कलेक्शन कैसे होगा, वो कंप्यूटर से होगा। बहुत सारे कंप्यूटर सेटअप्स किए जा रहे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं इसके लिए। तो ये है क्या, ये डाटा रिकवरी सेंटर है, मतलब बहुत सारे डेटा को रिकवर करेगा जो हेल्प करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर में हेल्प करेगा। उसके बाद चलिए एक एक चीज़ को देखते हैं थोड़ा सा। द डाटा रिकवरी सेंटर हैज़ बीन सेटअप इन नार्म। नार्म कहाँ है, नार्म हैदराबाद में है और मैनेज भी हैदराबाद में है। तो नार्म में सेटअप किया है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट। कृषि में हैज़ बीन सेटअप अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट चलता है जिसको बोलते हैं नाहेप, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। ये फंड किसके द्वारा किया गया, ये फंड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दोनों
के फंडिंग से ये कृषि मेघ को स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे सेटअप किया गया है? नाम में सेटअप किया गया है। ये करेगा क्या? ये डाटा रिकवरी करेगा। ये डाटा रिकवरी सेंटर कहलाएगा। द डाटा रिकवरी सेंटर एट नाम इज सिंक्रोनाइज्ड विद द डाटा सेंटर एट IASRI। IASRI क्या है? ICR इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं IASRI, is an institute located in New Delhi engaged in teaching and training in agricultural statistics, computer applications and bio informatics। इन सब चीज़ों पे काम करती है। तो ये कृषि में एक इम्पॉर्टेंट है, बस आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे सेटअप किया गया है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये सब जो डाटा रिकवर होगा, इससे क्या होने वाला है, ये असिस्ट करेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएगा, ई गवर्नेंस को बढ़ाएगा, रिसर्च को बढ़ावा देगा, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन को बढ़ावा देगा। उसके बाद कृषि मेघ इज सेट टू बी अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चर ऑफ द न्यू इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्रीकल्चर जो है वो इंडिजिनस रह गई थी, अब क्या है कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और टुवर्ड्स डिजिटल एग्रीकल्चर के तरफ बढ़ रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी के संदर्भ में कृषि मेघ को लॉन्च किया गया है। कृषि मेघ इज इक्विवेलेंट विद द लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग ऑफ डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस थ्रू इमेज एनालिसिस, डिजीज आइडेंटिफिकेशन इन लाइव स्टॉक्स। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा काम होगा, यही सब चीज़ें ज़्यादा काम करेंगी और इमेज के थ्रू ये डिजीज़ को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे लाइव स्टॉक्स के। तो मतलब डिजिटल काम हो पाएगा और फार्मर्स को, स्टूडेंट्स को, ये सारे लोगों को इनेबल कर पाएगा कि वो उनको जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी डेटा चाहिए, उनको मिल पाएगा। ये है कृषि मेघ। अब चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में क्या हुआ कि IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च ने एक रिसर्च किया है। एक रिसर्च क्या किया है? एक काम चल रहा है इस पे। किस पे काम चल रहा है? जर्मिनेशन पे चल रहा है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पे काम चल रहा है। उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो है एब्सिसिक एसिड का। तो एब्सिसिक एसिड के नेचर पे काम हो रहा है। तो उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको तीनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने हैं और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको एब्सिसिक एसिड का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा रिगार्डिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड में एब्सिसिक एसिड का क्या रोल है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इट इज़ अ प्लांट हार्मोन दैट मॉड्यूलेट्स प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला स्टेटमेंट देखना है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। मतलब प्लांट के डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस को भी टॉलरेट करने की जो इसकी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ ए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। मतलब PGP, जो PGP हम लोग बोलते हैं ना, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, क्या ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है? तो एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से सोचिए कि कौन सा सही हो सकता है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मॉड्यूलेशन का काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, स्ट्रेस झेलने के काम करता है। मगर तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट होगा सही, दैट इज आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन बी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखें। देखिए हाल फिलहाल में द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, इस पर लंबा चौड़ा लिखा गया था। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, आप टेंशन नहीं ले, ये पूरा पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये हाल फिलहाल में ये काम हुआ है। उसके बाद इस पर क्या क्या हुआ है वो देखते हैं, उसमें क्या क्या लिखा गया है, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER भोपाल, ये भोपाल में काम हुआ है। देखिए वीडियोज़ को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को कवर करें तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भोपाल में हुआ है, कंडक्ट किया गया है। हैज़ कंडक्टेड अ स्टडी ऑन सीड जर्मिनेशन दैट कुड हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इन द लॉन्ग रन बाय हेल्पिंग डिटरमाइन द ऑप्टिमम टाइमिंग
ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड द दस एंश्योर हाई प्लांट यील्ड। देखिए ये क्या करेगा, ये रिसर्च बेसिकली क्या है कि नेचर ऑफ जो जर्मिनेशन है, मतलब कब जर्मिनेट करेगा, कब जर्मिनेट नहीं करेगा, किस कंडीशन में जर्मिनेट करेगा, किस कंडीशन में इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज घटती है, तो इन सब चीज़ों पे इनका काम चल रहा है और बहुत ही ख़ास काम है। ख़ास काम इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है जर्मिनेशन का किसी भी प्रोडक्शन में, किसी के यील्ड में बहुत बड़ा रोल है सीड जर्मिनेशन का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सीड देते हैं और वो जर्मिनेट नहीं करता है तो कंप्लेन आता है, और इवन किसान हताश हो जाते हैं कि सीड जर्मिनेट ही नहीं कर रहा है, फर्जी सीड दे दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, जब इसका प्रोडक्शन होता है सीड का तो उस समय उसकी कंडीशन अच्छी होती है, बट जब बाद में इसको स्टोर कर दिया जाता है और फिर जब सप्लाई होता है तो हो सकता है उस दौरान इसकी जर्मिनेशन लॉस कर जाए या कुछ और हो जाए। तो डिटेल्स में क्या देखना है कि फोकस किस पे किया जा रहा है। ये स्टडी फोकस किस पे करती है, तो इंटरप्ले बिटवीन प्लांट हार्मोन्स लाइक एब्सिसिक एसिड, एक प्लांट का हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, विच इनहिबिट्स द स्प्राउटिंग ऑफ सीड, मतलब ये सीड के स्प्राउटिंग को रोकता है। अब बात ये है कि कहाँ पे रोकता है और कहाँ पे नहीं रोकता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल क्यूज लाइक लाइट विच प्रमोट स्प्राउटिंग प्रोसेस एंड डार्कनेस, लाइट जो है स्प्राउटिंग को प्रमोट भी करता है और उसको जर्मिनेट भी करने देता है। उसके बाद डार्कनेस क्या करता है, द मैकेनिज्म अंडरलाइंग जर्मिनेशन इनहिबिशन बाय एबीए प्रोटीन हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ इंटेंसिव रिसर्च। इस रिसर्च का सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड क्या है, एब्सिसिक एसिड में मैंने बताया कि ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, पीजीपी नहीं है। उसके बाद द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेन्स साइज एंड स्टोमाटल क्लोजर, स्टोमाटल क्लोजर और ऑर्गेन साइज को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद इट एक्ट्स एज अ मास्टर रेगुलेटर ऑफ द सीड्स ग्रोथ बाय कंट्रोलिंग सेवरल एस्पेक्ट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है। प्लांट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सीड डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन एज वेल एज कंट्रोलिंग ग्रोथ अंडर एडवर्स कंडीशन सच एज ड्राउट और सैलिनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ड्राउट एंड सैलिनिटी के अंदर भी ये काम करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको देख लेना है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप भली भांति इससे परिचित हैं, थोड़ा सा बस मैं इसको रिवाइव कराना चाह रहा हूँ। द रिसर्च हैज़ प्रूव्ड दैट द इनहिबिशन ऑफ सीडलिंग्स ग्रोथ बाय एबीए इज मच स्ट्रॉन्गर इन डार्कनेस एज कम्पेयर टू लाइट कंडीशंस। तो देखिए ये सिग्निफिकेंस, मतलब उससे जो एक्सट्रैक्ट निकल कर आया रिसर्च में, ये क्या पता चला कि एबीए जो है वो डार्कनेस में ज़्यादा इफेक्टिव हो पाता है, मतलब उसके जर्मिनेशन को रिड्यूस कर देता है एज़ कम्पेयर टू लाइट कंडीशन। क्योंकि लाइट में तो जर्मिनेशन को प्रमोट किया जाता है, जर्मिनेशन का प्रमोशन होता है। तो इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता थी इसके थ्रू, जो इस रिसर्च में सामने आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द वीक की। ये देखिए लास्ट में नहीं है, अभी मेरा पूरा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, इसको मैंने बीच में इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते नहीं हैं, सबसे लास्ट में स्क्रॉल कर जाते हैं और वहाँ पे इसको सीधा आंसर करते हैं। तो अगर इन बिटवीन होगा तो लोग पूरा वीडियोस देखेंगे, तब जाके इसको आंसर कर पाएंगे। तो इससे समझ में आएगा कि लोग वीडियोस पूरा देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है इस वीक का, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन सॉइल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि सॉइल कंटेंट सिलिका में कितना है, आप इसको परसेंटेज में बताना है आपको कि कितना परसेंट होता है सिलिका सॉइल में। फास्ट ट्रैक मोड में इसका आंसर दें। चलिए आगे बात करते हैं KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, अ बिग पुश टू खादी एंड टूरिज्म इन डैश विथ द फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर। आपको यह बताने कि कौन से स्टेट में खादी को पुश करने के लिए, खादी को पुश करने के लिए और टूरिज्म को पुश करने के लिए एक पहला सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है। ये आपको बताना है, ये हाल फिलहाल का काम है। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में हमारे रेल मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल।
तो हाल फिलहाल में एक किसान रेल प्रारंभ किया गया है जो फार्मर्स को हेल्प करेगा। फार्मर्स को हेल्प करेगा, किस चीज़ में हेल्प करेगा? फार्मर्स को हेल्प करेगा उनके जो पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं, पेरिसेबल प्रोड्यूस है। पेरिसेबल कहने का मतलब क्या है? जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसका ज़्यादा दूर तक मार्केट में नहीं पहुंच पाता है, इसके कारण फार्मर्स को लॉस होता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेन स्टार्ट कर दी गई है। इस ट्रेन का जो नाम है वो किसान रेल नाम है। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। जो जितना लंबा होगा उतना दूर तक के एरिया को कवर करेगा, उतना दूर तक सप्लाई हो सकेगा। तो आपको बताना ये है कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है। मिज़ोरम टू केरला, मिज़ोरम नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू केरला, एकदम नीचे चले जाइए। मुंबई टू पटना, मुंबई से सीधा पटना आएगा। उसके बाद दिवाली टू दानापुर। तो देखिए दानापुर क्या है कि पटना से एक स्टेशन पहले है। जैसे आप रांची में देखिएगा कि रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन है, वैसे ही दानापुर और पटना रेलवे स्टेशन है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए मैंने 3 ही ऑप्शन रखा है, खैर 4 ऑप्शन होना चाहिए था, बट हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ ऑप्शन डालना। मगर इसका जो सही आंसर है वो दिवाली टू दानापुर है। दिवाली जो है थाने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महाराष्ट्र का, जो मुंबई से सटा हुआ है। वहाँ से ये चलेगा और ये दानापुर तक आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोकाली राइस से रिलेटेड है। पोकाली राइस क्या है कि एक राइस की वैरायटी है और इसके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इसको मैं पूरा अच्छा से बताऊंगा। उसके बाद तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है द पोकाली वैरायटी ऑफ राइस इज ग्रोन फॉर इट्स सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस। इसके लिए क्या ये फेमस है। दूसरा है इसका जो एक वैरायटी है वाइटिला 11 वैराइटीज ऑफ पोकाली सीडलिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम केरला। तो ये क्या केरला से लाया गया है? कहाँ लाया गया है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी क्या है कि वेस्ट बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। वेस्ट बंगाल में इसका प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि एम्फन साइक्लोन जो आया था तो उससे क्या हुआ है कि बहुत सारा एरिया जो है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है, मतलब सॉल्टी सॉइल हो गए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इन सब कारणों से केरला से इसको उठाकर लाया गया है। पोकाली केरला की एक जगह है जहाँ पे ये राइस प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए पोकाली राइस इसको बोलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो है क्रॉप ड्यूरेशन इज़ 120 डेज। तो इसका जो क्रॉप ड्यूरेशन है वो 120 डेज है। क्या ये आंसर सही है? ये आपको देखना है थर्ड स्टेटमेंट। तो देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ये केरला से लाया गया है, ये सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस भी है। उसके बाद तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो 110 डेज है, ना कि 120 डेज। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए सही स्टेटमेंट कौन होगा? 1 और 2। तो सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी होगा बोथ 1 और 2। तो ये देखिए इसके बारे में है, बहुत अच्छी आर्टिकल इस पर आई थी, ये हाल फिलहाल का है। तो ये बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है वहाँ के किसानों को। तो ये था पिछले 15 डेज़ का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट के थ्रू। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पे नए हैं। इस तरह के अपडेट्स मैं लाते रहता हूँ और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।